नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र आपका आपके अपने YouTube चैनल KGM कक्षा पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम पिछले कुछ दिनों से जो बायोलॉजी की मास्टर क्लासेज का जिम्मा उठा रखा है, हमने उसको कंटिन्यू करते हुए हम सर्कुलेटरी सिस्टम का जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, ABO ब्लड सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। हमने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम बहुत डिटेल से, बहुत अच्छी तरीके से हमने कंप्लीट किया था। 2 लेक्चर लगे थे, पूरे 2 घंटे की क्लासेज लगी थी मुझे आपको बहुत डिटेल से, बहुत आनंददायक तरीके से समझाने में। दोस्तों, कोई भी डाउट हो तो आप मैंने पहले भी बोला है कि आप जो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कॉल करके या उस पर मैसेज करके आप हमारे को कोई भी डाउट हो आपका, वो पूछ सकते हो। अब आज जैसा कि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा कि क्या पढ़ने वाले हैं हम आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है RH फैक्टर। RH फैक्टर यानी RH कारक, RH फैक्टर या RH कारक। दोस्तों, क्या होता है RH कारक? हालांकि आपने जनरली सुना होगा कि यार मेरा ब्लड ग्रुप तो A पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप तो O नेगेटिव है, मेरा तो AB पॉजिटिव है, उसका A नेगेटिव है। तो क्या चक्कर है? A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB और O, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप थे। इनके द्वारा मतलब कौन सा किसका ब्लड ग्रुप होगा, किसके द्वारा निर्धारण होगा, ये हमने पिछली 2 क्लासों में कंप्लीट किया है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या लफड़ा है, वो बात हम यहाँ इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, बने रहिए हमारी क्लास में और नोट्स बनाते रहना। दोस्तों, ये आपके अभी 12th का एग्जाम भी फिक्स होने वाला है, राजस्थान में भी और CBSE में भी, कि कोविड की सिचुएशन थोड़ी सी रिलीफ मिल रहा है हमारे को। तो जैसे ही थोड़ी सिचुएशन में रिलीफ मिल रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि कोविड का पीक था वो आ चुका है और अब ये डिक्रीज हो रहा है। तो अब हम बोर्ड एग्ज़ाम करवा सकते हैं। अब बोर्ड एग्ज़ाम लगेंगे, उसके बाद में कोई भी कंपटीशन लगेगा, जैसे राजस्थान में जेट वालों का उसके बोर्ड एग्ज़ाम के बाद में ही लगेगा, नीट वालों का है वो भी बोर्ड एग्ज़ाम के बाद में ही लगेगा, नीट ICR। तो नीट ICR जेट या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, आप BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप ICR का दे रहे हो, आप RPVT वेटनरी का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप नीट या प्री मेडिकल टेस्ट दे रहे हो, या आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए DU वगैरह के लिए कोई एंट्रेंस दे रहे हो, कहीं भी आप दे रहे हो, आपको यही क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, 11th पढ़ रहे हो, 10th पढ़ रहे हो, चाहे 12th पढ़ रहे हो, हम आप सबको नज़र में बना रखे हैं। अब देखो RH कारक के बारे में। देखो, सन 1940 में, कब? 1940 में लैंडस्टीनर और विनर ने RH कारक की खोज किसमें की थी? रिसस मंकी में। तो प्रश्न यही आता है कि RH कारक की खोज किसमें की गई थी? RH कारक की खोज रिसस मंकी में की गई थी, और लैंडस्टीनर और विनर ने कब की थी? सन 1940 में की थी। अब RH कारक का अभी जैसे मैं बता रहा था आपको कि जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला क्या लफड़ा है, वो RH कारक से ही निर्धारित होता है। अगर आपके रक्त में पाई जाने वाली जो RBC है, उसकी सतह पर A और B एंटीजन के अलावा कोई तीसरा एंटीजन, यानी A हो सकता है या B हो सकता है या AB दोनों हो सकते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा एंटीजन पाया जाता है जिसका नाम है RH एंटीजन या RH कारक। अगर वो पाया जा रहा है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव। जैसे कि आपका ब्लड ग्रुप अगर A पॉजिटिव है, तो मैं ये मान सकता हूं कि आपकी जो RBC है उसकी सतह पर कौन कौन है? A एंटीजन है और RH एंटीजन है। अच्छा, अब मेरी इस वर्डिंग से आपकी एक बात और क्लियर हो रही होगी कि सर क्या फिर RH एंटीजन भी RBC की सतह पर पाया जाता है? बिल्कुल, वो भी RBC की सतह पर पाया जाता है। ये मैंने लिख भी रखा है, RH कारक है, RH कारक भी RBC की सतह पर पाया जाता है। और अगर RH कारक प्रेजेंट है, इस लाइन को ध्यान से देखना, RH कारक प्रेजेंट है, मतलब मैंने क्या बता रखा है, ये प्लस एंटी का मतलब होता है प्रेजेंट, यानी मैंने लिख भी रखा है हिंदी में, उपस्थित है, तो उसका RH पॉजिटिव रक्त समूह होगा। और अगर RH कारक एब्सेंट है या अनुपस्थित है, तो उसका रक्त समूह कौन सा होगा? RH नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर A ब्लड ग्रुप था उसका, उसके अंदर RH कारक B है A वाले के अंदर, तो उसका हो जाएगा A पॉजिटिव। B वाला है, उसके RH कारक नहीं है, तो उसका हो जाएगा B नेगेटिव। अरे समझ में आ रही है क्या? अरे यस और नो? चलो अब आगे देखते हैं।
भाई अब मैं बात करता हूँ इसके महत्व के बारे में। भाई क्या महत्व है इसका, और इसकी वंशागति किस तरीके से होती है, क्या ये भी आनुवंशिक है, क्या ये भी माता पिता के द्वारा आता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल ये भी माता पिता से आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपने लिया नहीं है तो मैं यहाँ पर वापस से लिख देता हूँ RH। एक बार आप इसका एक सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट बातें लिखी है दोस्तों मैंने, कोई भी फालतू बात यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ मैं। ओके, अब बात करते हैं हम कि RH कारक का महत्व क्या है। क्या हम रक्त समूह जब दान करते हैं, रक्त दान करते हैं, तो उस वक्त हमने पहले देखा था कि हम A और B एंटीजन का मेल मिलाप करते हैं। तो क्या RH का भी मेल मिलाप करते हैं? बिल्कुल, RH का भी मेल मिलाप करना जरूरी होता है। अगर नहीं किया तो वही दिक्कत हो जाती है, जैसी दिक्कत A वाले को B वाला चढ़ा दे तब होती है, वैसी दिक्कत होती है। वहां पर एंटीबॉडी बनी बनाई रहती है, जो लड़ती है यहाँ पर बनती है पहले, तो उसके बाद में लड़ती है, तो फिर बनेगी तब पहली बार में कैसे पता चलेगा? वही सब हम बातें करने वाले हैं। उसके बाद में हम देखेंगे RH कारक है वो कैसे वंशागति करता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं मान सकता हूं कोई लेडी है, ये लेडी है जिसका नाम है बबली, और एक इधर पुरुष है, इसका नाम है बंटी। ये है बबली, ये है बंटी। ठीक है दोस्तों, अब मैं कह रहा हूं कि जो इसकी RBC है, अच्छा अब मेरे को ये बताओ, मैं A ब्लड ग्रुप ले रहा हूं, दोनों का हम एक ही ले रहे हैं क्योंकि हमने अलग अलग वाला तो पहले केस देख लिया। अब हम एक ही ब्लड ग्रुप लेते हैं, तो मैं इसकी RBC ले लेता हूं यहां पर। ये इसकी इस तरीके से RBC है। अब इस RBC पर इसका ब्लड ग्रुप क्या है? इस बबली का ब्लड ग्रुप मैं मान लेता हूं मैं ए ब्लड ग्रुप था, और इसका भी ए ब्लड ग्रुप था। अभी हमको RH के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो अब दिक्कत क्या हो जाती है जब RH के बारे में किसी डॉक्टर हो, मान लो कई झोला छाप डॉक्टर के पास में आप चले जाओ और उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा दो, तो यहां पर वो देखे कि इसका भी A है, इसका भी है, चढ़ा दो। अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव की जांच नहीं करता है, हालांकि करते हैं, कोई भी मेरी बात को सीरियस मत ले लेना है, हालांकि सब करते हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि अगर हम इनके पॉजिटिव या नेगेटिव या RH एंटीजन, RH कारक की खोज किए बिना, RH कारक के बारे में जाने बिना अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं, जैसे कि ये भी A है और ये भी A है, तो क्या दिक्कत होगी? अब मैं मान लेता हूं ये तो A तो बाहर की बात थी, अब एक इसकी RBC है। ठीक है, इसकी RBC पर कौन सा एंटीजन है? आपको पता है कि अगर A ब्लड ग्रुप है तो A ही एंटीजन होगा, कि अगर A ब्लड ग्रुप है तो A ही एंटीजन होगा इसकी RBC की सतह पर, बिल्कुल A ही होगा, इस पर भी A ही होगा। सही बात है, दिख रहा है आपको बिल्कुल। अब आपने इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया, यानी इसने, जिससे कि ये बबली है, आपस में क्या है, ये प्रेमी युगल है, ये है बंटी बबली का प्रेम है, ये भी A था, ये भी A था। अब किसी दिन बंटी जी का एक्सीडेंट हो जाता है, खुदा ना करे कि ऐसा हो, भगवान ना करे कि ऐसा हो इस बंटी जी के साथ में, परंतु मान लो कभी कभार कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इनको ब्लड की जरूरत पड़ती है, साथ में रहती है इनकी प्रेमिका बबली जी। अब बबली जी भावनाओं में बह के कहती है बिल्कुल हमारा ब्लड दो पहले,
हम देंगे, अरे हम ही देंगे, हमारा ए है, हमारे को पता है हमारे पतिदेव का भी ए है, हमारे को पता है हमारा भी ए है। तो बोले चलो ठीक है। इन्होंने क्या कर लिया, इसका रक्तदान करवा दिया। क्या कर दिया, रक्तदान करवा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, रक्तदान करवा दिया। फिर 10 दिन बाद या कुछ दिनों बाद फिर से इस बंटी जी को जरूरत पड़ती है रक्तदान की, और ये जो बबली जी है प्रेम की भावनाओं में बह करके फिर बोलती है कि मैं ही ब्लड दूंगी इनको, तो इन पर तो सिर्फ मेरा ही हक है, इनको तो सिर्फ मैं ही ब्लड दूंगी। ये रक्तदान फर्स्ट बार था। फिर दोबारा से रक्तदान होता है। रक्तदान दोबारा से होता है सेकंड बार। लेकिन अब की बार जब इस बबली जी ने इनको रक्त दिया, सेकंड बार जब इनको रक्त दिया, तो कुछ समय में इन बंटी जी की मृत्यु हो जाती है। ये बंटी जी से बन जाते हैं राम प्यारे। सेकंड बार रक्तदान देने के बाद में बंटी जी कन्वर्ट इनटू राम प्यारा। बंटी जी कन्वर्ट इनटू राम प्यारा। अरे डॉक्टर को समझ में नहीं आया हुआ क्या है। फिर उन्होंने जांच की, फिर केस किया। भाई बंटी जी थे, इनके घर वालों ने इन पर केस किया बबली जी पर कि इस लड़की ने मेरे बेटे को मार दिया। तो इसकी जांच की गई कि रक्तदान किया था हमने, पहली बार किया था कोई दिक्कत नहीं थी, दूसरी बार किया तो ये बंटी जी थे वो राम प्यारे बन गए, मतलब ये मृत्यु को प्राप्त हो गए, ये राम जी को प्राप्त हो गए। क्या हुआ इसमें ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, क्या कोई बता सकता है मुझे? अरे कुछ समझ में आ रहा है? फिर ये बड़े डॉक्टर के पास में जब केस जाता है तो वो पता करता है कि इसकी आरबीसी की कौन से एंटीजन थे। तो इसके आरबीसी की गहन अध्ययन होता है, आरबीसी पर ए ही एंटीजन था बबली की आरबीसी पर। लेकिन जो बंटी था सॉरी, अपन बबली को अगर ये दाता मान रहे हैं ना, बबली कौन है? दाता है, ये दाता है और ये ग्राही है, ठीक है। तो ग्राही को अपने को नेगेटिव मानना पड़ेगा। जब इनकी आरबीसी की अध्ययन किया गया तो इसके अंदर एक ब्लड ग्रुप और आया। भाई इसके पास में ए एंटीजन तो था ही था, उसके साथ में एक RH एंटीजन भी इसकी सतह पर इनको मिला। कौन सा? RH एंटीजन भी इसकी आरबीसी की सतह पर इसको मिला। लेकिन बंटी जी की आरबीसी की जो सतह थी उस पर कोई प्रकार का RH एंटीजन नहीं था। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर आरबीसी की सतह पर RH एंटीजन कहां पाया जाता है? आरबीसी की सतह पर। अगर आरबीसी की सतह पर RH एंटीजन पाया जाता है तो उसको बोला जाता है RH पॉजिटिव। मतलब ये ए था, ए से अब क्या बन गया? ये ए पॉजिटिव बन गया। यहां पर RH एंटीजन नहीं है तो यहां पर ए से ए नेगेटिव बन गया। अब ए पॉजिटिव था, इसने इसको दिया ब्लड, पहली बार दिया तो क्या सिचुएशन रही होगी इसकी सिचुएशन इस तरीके से रही होगी कि जो इसकी आरबीसी है इसके पास में कौन सी आरबीसी आई? ए तो था ही था और साथ में RH भी आया। और अगर RH आ रहा है तो इसकी जो ये प्लाज्मा है, यहां पर कौन है? ये ग्राही का प्लाज्मा है। तो इस प्लाज्मा में इस RH के विरुद्ध एंटीबॉडी बनेगी कि नहीं बनेगी? अरे इस ग्राही का जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा मान लूं मैं, भाई इसके पास में 2 आरबीसी मान सकता हूं मैं।
ये है आरबीसी किसकी? बबली की आरबीसी। बबली की आरबीसी। और ये है बंटी की आरबीसी। तो इस बंटी की आरबीसी पर तो केवल और केवल ए ही एंटीजन पाया जाता है। लेकिन इस बबली जो इसको रक्तदान किया था इसने, अरे यार ये बंटी की रक्त वाहिनी है। ये क्या है? रक्त वाहिनी है। किसकी है? बंटी की है। इस बंटी की रक्त वाहिनी में अब दो प्रकार की आरबीसी है। एक तो जो बबली ने डोनेट किया ब्लड वो भी आया है, और उस ब्लड में ए एंटीजन के साथ में आरएच एंटीजन भी आया है, और यहां पर ए है। तो ए और ए के बीच में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इसकी जो प्लाज्मा थी, इस प्लाज्मा में क्या किया, ये देखा इसकी प्लाज्मा ने कि यार एक नया इन भारतीय सेना के साथ में एक पाकिस्तानी आतंकवादी आया है जिसका नाम आरएच एंटीजन है, जिसका नाम आरएच कारक है। इस आरएच कारक के विरुद्ध अब वो क्या कहते हैं, अब जो लेफ्टिनेंट आता है और बोलता है कि बेटा सावधानी बरतो, सावधानी बरतो, यहां पर भी अपनी सेना के साथ में कोई दूसरा आ रहा है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी, एक नई कमेटी घोषित कर दी, एक नई सेना खड़ी कर दी। अब इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं, लिख लेना आप। पहली बार ये सिचुएशन थी। अब उसके बाद में क्या था भाई, ये सिचुएशन बनने के बाद में इसके प्लाज्मा में जब इसने दूसरी बार रक्तदान लिया, उससे पहले इसके प्लाज्मा में क्या एंटीबॉडी बन चुकी थी क्या? दूसरी बार जब बबली ने बंटी को रक्तदान किया, उससे पहले बंटी के प्लाज्मा में एंटीबॉडी बन चुकी थी क्या? अब मैं यहां पर लिख देता हूं, आरएच एंटीजन के विरुद्ध प्रतिरक्षी बनेगा। आरएच प्रतिरक्षी का निर्माण हो गया। आरएच प्रतिरक्षी बना। और कहां बनता है प्रतिरक्षी? प्रतिरक्षी मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लाज्मा में बनता है। तो अब जो सिचुएशन होगी सेकंड बार वाली, उसको क्या मैं इस तरीके से थोड़ा सा ऐसा आएगा, वो बिल्कुल छोटा बन गया। जो अब इसकी आरबीसी है, इस आरबीसी के पास में कौन था? ए एंटीजन था। अब कौन रहेगा? अरे एंटीजन तो ए ही रहेगा, एंटीजन आरएच थोड़ी जुड़ जाएगा, वो तो बिल्कुल थोड़ा सा आया था। अब इसके पास में एंटीबॉडी बन जाएगी। एंटीबॉडी कहां पर बनेगी? यहां पर आरएच इकट्ठी हो जाएगी। आरएच एंटीबॉडी को एक मैं ज्यादा लिख नहीं सकता, ऐसे बना देता हूं, बिल्कुल गोल गोल। ये क्या है? आरएच प्रतिरक्षी है। कहां पर बनी है ये दोस्तों? ये ग्राही के रक्त प्लाज्मा में, रक्त प्लाज्मा में बनी है। अब अगर इसके प्रतिरक्षी बन चुकी है तो जैसे ही ये दूसरी बार सेकंड बार रक्तदान करता है तो ये आरएच एंटीजन इस आरएच प्रतिरक्षी से क्या हो जाएगी? प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया हो जाएगी। रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से आरबीसी चिपक जाएगी और आदमी की मृत्यु हो जाती है। अरे समझ में आ रहा है क्या बात? कि जब इसने सेकंड बार दिया, उससे पहले इसकी सिचुएशन इस तरीके से थी। रक्तदान किया उसने दूसरी बार, पहली बार किया तो पहली बार करने के बाद में सिचुएशन ये बनती है।
क्या बनती है कि इसकी जो रक्तवाहिनी है, किसकी रक्तवाहिनी है, बंटी की रक्तवाहिनी है, इसके पास में आरबीसी बबली की भी आई और बंटी की भी थी पहले से। तो बबली वाली आरबीसी में एक ही साथ में कौन है, आरएच भी था, एक के साथ में आरएच था। और यही तो बेटा सबसे सत्यानाशी था, ये आरएच था, यही सबसे सत्यानाशी था, इसने इसका जीवन उजाड़ दिया। तो पहली बार तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि पहली बार इसके पास में एंटीबॉडी नहीं थी। लेकिन अब उनको पता चल गया कि कोई नया आदमी आया है, उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बना लो, तो एंटीबॉडी बना ली। उसके बाद में सिचुएशन ऐसी थी इसकी सिचुएशन इस तरीके से थी कि इसके आरबीसी के पास सिर्फ ए एंटीजन था और प्रतिरक्षी थी वो क्या थे, आरएच प्रतिरक्षी इसके ग्राही कौन है, ग्राही कौन है यहां पर, बंटी है। तो ग्राही के रक्त प्लाज्मा में कौन बन गया, आरएच प्रतिरक्षी बन गया। अब दूसरी बार जब इसने क्या किया, रक्तदान किया, तो क्या सी स्थिति बन जाएगी, तो दोस्तों स्थिति यह बनेगी कि इसकी आरएच एंटीजन और आरएच एंटीबॉडी, आरएच प्रतिजन प्रतिरक्षी में क्रिया होगी, आरएच प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया, और प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया से किस तरीके से आदमी की मृत्यु हो जाती है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आरएच प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया होने से बेचारा हंसता खेलता बालक था, जिसकी क्या जिंदगी बना दी। ये कौन है, ये बंटी है, प्रेम की भावनाओं में बह गया और बेचारा क्या बन गया, राम प्यारा। राम प्यारा मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गया। आरएच एंटीजन एंटीबॉडी में क्रिया हुई, आरएच प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया के द्वारा क्या होती है, आरबीसी चिपक जाएगी और आरबीसी के चिपकने से क्या हो जाती है, आरएच प्रतिजन प्रतिरक्षी में क्रिया होने से ये प्रोसेस होती है, बंटी क्या बन जाता है, बंटी राम प्यारा बन जाता है। अरे समझ में आ रही है क्या बात, बिल्कुल ध्यान से समझो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि पहली बार क्यों नहीं मरा, पहली बार यार इसलिए नहीं मरा था क्योंकि इसके आरबीसी के बाहर जो प्लाज्मा था उसके पास में कोई एंटीबॉडी थी नहीं आरएच को मारने वाली, इससे क्रिया करने वाली। अब इसके पास में पहली बार आरएच एंटीजन आया तो उसकी आरबीसी, बंटी की शरीर ने सोचा कि यार कोई नया आदमी आया तो उसके विरुद्ध नई पूरे शरीर में एंटीबॉडी बन गई, आरएच के विरुद्ध आरएच प्रतिरक्षी बन गए। तो जैसे ही दूसरी बार की सिचुएशन इस तरीके से थी कि दूसरी बार जब इसने रक्तदान किया उससे पहले की स्थिति ये थी, उसके पास में ए प्रतिजन था और साथ में आरएच प्रतिरक्षी थी। प्रतिजन आरएच नहीं होगा यार, आरएच प्रतिजन थोड़ी हो जाएगा। और उसके बाद में आरएच प्रतिजन प्रतिरक्षी में क्रिया होती है और क्या हो जाता है, बंटी की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों कभी भी प्रेम की भावनाओं में बह करके कोई गलत कदम मत उठाना, प्रेम की भावनाओं में बह करके कभी कोई गलत कदम मत उठाना। अभी आप ये छाप लो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि पहले मृत्यु क्यों नहीं होती और बाद में क्यों मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु कैसे हुई थी। अरे यस और नो, अरे यस है, चलो छापो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर उसकी वंशागति के बारे में देखते हैं कि इसकी वंशागति किस तरीके से होती है। ले लिया। अब मैं बात करता हूं ये तो बात हो गई इनकी ट्रांसफ्यूजन की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। तो दोस्तों मैं यहां पर एक चीज लिख देता हूं कि रक्तदान फर्स्ट बार क्या रहता है, सफल, सक्सेसफुल रहता है। पहली बार जो रक्तदान होता है वो सफल रहता है, लेकिन दूसरी बार जो रक्तदान होता है वो क्या होता है दोस्तों, असफल होता है, अनसक्सेसफुल होता है। पहली बार रक्तदान सफल होता है, दूसरी बार रक्तदान असफल होता है। क्यों हो रहा था वो हमने बात कर ली। अच्छा कब होगा, क्या अगर ये ए नेगेटिव होता। देखो दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जानना
कि मैं बोल रहा हूं कि अगर ये ए नेगेटिव होता, या ऐसे मान लो बंटी ने अगर बबली को ब्लड दिया होता तो क्या इसके अंदर कुछ होता? क्या बंटी ने अगर बबली को दिया होता तो ना पहली बार में कोई दिक्कत होती, ना दूसरी बार में कोई दिक्कत होती। पहली बार भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल रहता, दूसरी बार भी सक्सेसफुल रहता, क्योंकि यार इसके पास में कोई एंटीजन है ही नहीं, केवल ए था, इसके पास में तो आरएच भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई एंटीजन आ ही नहीं रहा है तो क्या परेशानी है? समझ में आ रहा है? तभी तो ए नेगेटिव का ब्लड मतलब ओ नेगेटिव का होता है ना, ऐसे बोलते हैं कि सर्वग्राही कौन सा होता है? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव का मतलब यही होता है ना उसमें आरएच प्रतिजन है और ना ही कोई प्रकार का प्रतिजन है। कोई प्रकार का प्रतिजन ही नहीं है तो क्या दिक्कत होगी यार देने में? अरे ये सुनो, अब देखो, अब मैं बात करता हूं इसकी वंशागति की। एक बार वंशागति की बात करता हूं, उसके बाद में एक रोग है जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हाँ दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं आपके सामने आरएच कारक की जो वंशागति है, हम उसके बारे में पता करेंगे कि आरएच कारक की वंशागति कैसी होती है, किस तरीके से ये अपने माता पिता से हमारे बच्चों में आता है और कौन कौन से जीन है जो जिम्मेदार हैं इसके लिए। तो आरएच कारक की वंशागति की बात करूं मैं, तो यहां पर मैं थोड़ी सी एक हेडिंग टाइप लिख देता हूं, आरएच कारक की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ आरएच फैक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ आरएच फैक्टर। देखो दोस्तों, आरएच कारक की वंशागति के लिए जो जीन पाए जाते हैं वो दो प्रकार के जीन होते हैं। इसकी वंशागति के लिए जो जीन होंगे वो दो होंगे, एक कैपिटल आर होगा, एक स्मॉल आर होगा। कैपिटल आर है वो प्रभावी जीन है। कौन सा जीन है? प्रभावी जीन है। और स्मॉल आर है ये अप्रभावी जीन है। इसका मतलब अगर ये दोनों साथ साथ में हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो वहां पर कैपिटल आर अपना प्रभाव प्रदर्शित करेगा, स्मॉल आर को दबा देगा। तो कैपिटल आर का प्रभाव है क्या दोस्तों? जो भी व्यक्ति पॉजिटिव है, जो भी आरएच पॉजिटिव युक्त रक्त समूह रखता है, जैसे कि मान लो अगर ए पॉजिटिव व्यक्ति है तो ए पॉजिटिव का मतलब उसके अंदर हम मानते हैं कि आरएच कारक क्या है? प्रेजेंट है। तो कैसे पता चला? वो इसी से पता चला है। उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है या तो कैपिटल आर या हो सकती है कैपिटल आर स्मॉल आर। इस स्थिति में भी इस कैपिटल आर का प्रदर्शन होगा, इस स्थिति में भी कैपिटल आर का ही लक्षण प्रदर्शित होगा, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर को क्या कर देता है? ये इसको दबा देता है, इसके प्रभाव को दबा देता है, क्योंकि ये स्मॉल आर अप्रभावी जीन है और कैपिटल आर प्रभावी जीन है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि जो आरएच कारक पाया जाता है 100%, जो भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है 100% ये बात बोल सकता हूं कि कम से कम एक कैपिटल आर तो उसमें होगा ही होगा। और अगर मान लो ये ए नेगेटिव है, मतलब आरएच कारक इसमें एब्सेंट है, इसमें आरएच कारक एब्सेंट है। तो एब्सेंट होने का मतलब है इसके पास में कौन सा जीन होगा? इसके गुणसूत्र में, इसके गुणसूत्र में सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, स्मॉल आर स्मॉल आर। ये दो क्यों लिख रहा हूं मैं? अरे यार, एक मम्मी से आएगा, एक पापा से आएगा। हो सकता है ये पापा से आया हो सकता है ये मम्मी से आया हो सकता है ये पापा से आया हो, ये मम्मी से आया हो, कोई भी आया हो। वो अगर दोनों कैपिटल आर होंगे या एक कैपिटल आर साथ में होगा तभी वो प्रभाव अपना दर्शाएगा। यहां पर दोनों ही अपना प्रभाव दर्शाने वाले नहीं है, इसलिए ये अपना कोई प्रभाव नहीं दर्शाएंगे, तो इसके अंदर आरएच कारक अनुपस्थित रहेगा और इसका ब्लड ग्रुप होगा वो ए नेगेटिव होगा। अरे समझ में आ रही है क्या बात? इतनी सी बात, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब मैं थोड़ा सा और इसको अपने आनंददायक तरीके से और थोड़ा मैं इसको समझा देता हूं। जैसे कि मान लो
वही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम बंटी और बबली का। सपोज दैट ये बंटी है और ये बबली है, ठीक है। ये जो बबली है वो मैं मान रहा हूं ए नेगेटिव है और ये बंटी है वो ए पॉजिटिव है। ये कैसे पता चला? मैंने इसकी आरबीसी देखी। इन दोनों की मैंने आरबीसी देखी। ये क्या है दोस्तों? यहां पर आरबीसी, आरबीसी। तो इस आरबीसी की सतह पर अगर ए पॉजिटिव है, इसका मतलब इसकी सतह पर, ये आरबीसी, आरबीसी की सतह पर कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? ए एंटीजन पाया जाएगा, ए एंटीजन पाया जाएगा। और साथ में एक एंटीजन और पाया जाएगा जिसका नाम होगा RH, जिसका नाम होगा RH। किसकी सतह पर पाया जाएगा? ये भी आरबीसी की सतह पर पाया जाएगा। इधर बात करूं मैं तो इधर सिर्फ ए एंटीजन पाया जाएगा, ए एंटीजन पाया जाएगा, क्योंकि ये ए नेगेटिव है। ए नेगेटिव होने का मतलब यही है कि इसकी सतह पर सिर्फ कौन सा प्रतिजन है? ए है। अब मैं बात करता हूं इनके गुणसूत्रों की। अब मैं बात करता हूं इनके गुणसूत्रों की। जैसे कि मान लो ये बबली थी, है, तो इस बबली के बाल तो बना ही नहीं, पता कैसे चलेगा कि ये बबली है? ये बबली है? ये बबली है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो गुणसूत्र है, उस गुणसूत्र में अगर ये ए नेगेटिव है, अगर ये ए नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब इसके पास में RH नेगेटिव, RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव का मतलब RH एंटीजन इसमें उपस्थित नहीं है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, मैंने अभी बताई थी, स्मॉल r स्मॉल r। अरे कोई दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए नेगेटिव में? अरे नेगेटिव तभी होगा जब दोनों ही कैसे हो, अप्रभावी जीन साथ साथ में हो। अगर कैपिटल R स्मॉल r होता इस सिचुएशन में, जैसे कि मान लो इसका भी गुणसूत्र हम लेते हैं, तो इसके पास में दो पॉसिबिलिटी है। ये हो सकता है कैपिटल R स्मॉल r हो सकता है कैपिटल R कैपिटल R हो। इस तरीके से इनका ये गुणसूत्र है। ये क्या है? गुणसूत्र है। और इनके पास में ये क्या है? संभावित जीन। ये क्या है? संभावित जीन। कि इनके गुणसूत्र में कौन सी जीन है? ये कैसे पता चला? ये इनके रक्त समूह से पता चला कि अगर इनका रक्त समूह पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के पास में दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये अपना प्रभाविता के नियम के द्वारा प्रभाविता दर्शा रहा होगा, या दोनों ही प्रभावी जीन होंगे। ये भी क्या है? गुणसूत्र ऑफ बबली। ये बबली का गुणसूत्र है। और ये क्या है? संभावित जीन। संभावित क्या है? इसका तो कंफर्म ही होगा, इसमें तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ये इसकी संभावित जीन है। तो इस तरीके से अब जैसे मान लो ये दोनों कैसे थे, क्या थे? ये तो प्रेमी थे, प्रेमी थे तो शादी करेंगे, शादी ऐसे नहीं होगी तो वैसे करेंगे। शादी करने के बाद में जब इनके बच्चे होंगे, जब इनके बच्चे होंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों की? उधर तो एक ही है, तो मैं यहां पर एक डायग्राम बनाना चाहता हूं। शादी हो गई, यहां पर शादी हो जाती है। और इनके बच्चों की अगर मैं बात करूं तो मैं इधर बना देता हूं, मैं स्मॉल r, मतलब ये कौन है? इधर तो बबली है और इधर कौन है? बंटी है। ये कौन है? बंटी है। तो इसका कैपिटल R ले लेते हैं एक बार। तो
तो कैपिटल आर लेंगे तो क्या बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। मतलब अगर ये इसका ये लेते हैं अपन कैपिटल आर वाला, इसकी दो संभावित जीन थी। देखो दोस्तों, मैंने क्या बोला कि बंटी और बबली को जब प्रेम होता है, ये शादी करते हैं, शादी करने के बाद में जब इनके बच्चे होते हैं तो इसकी तो एक ही पॉसिबिलिटी है, इसमें तो स्मॉल आर आएगा। तो बबली जो माता है, अब इन बच्चों की क्या बन जाएगी, माता बन जाएगी। तो ये बबली जो माता है इसमें दो जीन होंगे, या तो स्मॉल आर ये होगा या ये आएगा। इसके अंदर अगर दोनों ही प्रभावी जीन है, कैपिटल आर वाले को लिया मैंने, यहां पर मैंने कैपिटल आर वाले को लिया है, इसको संभावित माना है मैंने, ठीक है। अब ये दोनों को जब क्रॉस करवाते हैं और दोनों मिलते हैं तो चारों ही बच्चे क्या होंगे, मतलब 100% प्रायिकता की बात करूंगा मैं यहां पर, 100% क्या होगा, 100% RH पॉजिटिव बच्चे पैदा होंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास में, सभी के पास में कैपिटल आर जीन होगा, और वो कैपिटल आर जीन की वजह से जितने भी बच्चे होंगे वो सभी विषम जीन होंगे, समजीन ही नहीं होंगे, विषम अलग अलग जीन है, कैपिटल आर स्मॉल आर है। तो वो अपना प्रभाविता के नियम के अनुसार प्रभाविता दर्शाते हुए सभी बच्चे क्या होंगे, कैपिटल आर होंगे, मतलब RH पॉजिटिव होंगे। भाई 100% बच्चे RH पॉजिटिव होंगे। अब अगर मान लो इधर एक सेक्शन और बनाता हूं मैं, ये क्या निशान बना रहा हूं, पता लग रहा है कुछ, ये इधर मैं मेल का बना रहा हूं और ये इधर फीमेल का बना रहा हूं, ठीक है। तो फीमेल तो वही स्मॉल आर होंगी। अब इसको हम लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर वाली सिचुएशन। तो कैपिटल आर स्मॉल आर वाली सिचुएशन होगी तो कौन कौन से इसमें जीन बनेंगे, तो बेटा यहां पर कैपिटल आर और स्मॉल आर बनेगा, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, ये स्मॉल आर और ये स्मॉल आर। मतलब अगर ऐसी सिचुएशन होती है, मतलब ये बना रहा हूं मैं, इधर वाला जो डायग्राम है ये ले रहा हूं, जो ये है ना कैपिटल आर, इसको मैं उधर ले गया, ठीक है। उधर देखो कैपिटल आर, अगर ये तो माता का तो वही रहेगा। अब अगर बच्चे का या पिता का कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर वाला अगर जीन लेते हैं हम, तो इधर देखो मैंने पिता ले लिया, इधर कौन है, बंटी है, और इधर कौन है, बबली है। तो बबली माता है और बंटी पिता है इन बच्चों के। तो जब बबली के तो स्मॉल आर ही होगा, लेकिन बंटी का क्या होगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर होगा। तो यहां पर ये बना रख कैसे रहूं, आपको कुछ पता लग रहा है, मतलब कैपिटल आर इधर वाला और इधर वाला लिख लो, क्रॉसिंग होगी तो कैपिटल आर आया, फिर स्मॉल आर आया, फिर एक ये इधर वाली लाइन में, इधर वाली लाइन में कैपिटल आर और स्मॉल आर, इधर वाली लाइन में स्मॉल आर है, इधर भी स्मॉल आर है, इधर भी स्मॉल आर, इधर भी स्मॉल आर। तो मतलब यहां पर हम पूछेगा कि कितने प्रतिशत बच्चों की प्रायिकता RH पॉजिटिव वाली होगी, कितने बच्चों की प्रायिकता RH नेगेटिव वाली होगी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 50% RH पॉजिटिव और 50% RH नेगेटिव। अरे समझ में आ रही है क्या बात, अरे बोलो यस और नो। अगर समझ में आ गया है तो इसको छापो, और हम अब देखते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के बारे में। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए उन पर कांटेक्ट कर लो, और कोई भी परेशानी आ रही हो, कोई भी डाउट हो तो कॉल कर लेना। इसको छापो। चलो दोस्तों, इस टॉपिक में RH वाले टॉपिक में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट वो रह रहा है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, गर्भ रक्ताणु कोरकता, जिसका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, काफ़ी गर्मी पड़ रही है,
तो अगली क्लास में मैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के बारे में बताऊंगा आपको, और एक ब्लड क्लोटिंग के बारे में बताऊंगा, और अभी ब्लड के अंदर एक ब्लड सैंपलिंग और रह रही है कि ब्लड का पता कैसे चला करते हैं, ब्लड का टेस्ट कैसे करते हैं, ब्लड टेस्टिंग क्या होती है, किस तरीके से किया जाता है, वो सब मैं सिखाने वाला हूं आपको। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि सब्सक्राइब कीजिए भी और अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर से, किसी से भी करवाइए, पर 1000 का आंकड़ा एक बार आप 1000 के आंकड़े तक पहुंचाइए हमारे को, ताकि हम और आप लाइव इंटरेक्ट होकर के आपसे बातें कर सके और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको और अच्छे तरीके से हमारी जो बायोलॉजी है उसको फील करा सके, कोई भी डाउट नहीं होगा आपके। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना और इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना अगर अच्छा लगा हो आपको तो।